हम पढ़ने जा रहे हैं नर व मादा हिप्पोकैम्पस की संरचना व विकास। इससे पहले हमने जब पढ़ा था कि आवर्तबीजी पादपों में जनन, तो आवर्तबीजी पादपों में जब हमने जनन पढ़ा तो दो विधियों से पढ़ा था हमने। कि पहली जो विधि पढ़ी थी हमने वो थी अलैंगिक जनन, और दूसरी विधि हम पढ़ेंगे वो है लैंगिक जनन। तो अलैंगिक तो हमने पढ़ लिया था। आज हम अभी इस टॉपिक के अंदर बात करेंगे कि आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। तो आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन के लिए जो जननांग होता है वो पुष्प होता है। क्या होता है? लैंगिक जननांग हेतु क्या होता है? पुष्प। यानी कि ये कह सकते हैं अपन आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन हेतु जो जननांग होता है वो क्या होता है? पुष्प। पुष्प क्या है? पुष्प जो है, पुष्प एक रूपांतरित प्रौढ़ है। यानी कि पुष्प क्या है? रूपांतरित प्रौढ़। यानी कि जिस समय पादप एक कायिक वृद्धि करता है, एक निश्चित कायिक वृद्धि के बाद में इसके अंदर एक हार्मोन स्रावित होता है, फ्लोरिजन। और जिस समय यह हार्मोन स्रावित होता है तो जो पादप के अंदर जो कायिक वृद्धि होती है, जो कलिका होती है, कक्षस्थ कलिका या अग्रस्थ कलिका, उसका रूपांतरण हो जाता है पुष्प में। कैसे होता है कि जब तना प्रौढ़ बढ़ता है तो उसके अंदर जो पर्व और पर संधिया होती है वो दूर दूर होती है। जैसे ये क्या है? पर्व संधि। और ये क्या है? पर्व है। तो जब पर्व और पर संधिया दूर दूर होती है, लेकिन जिस समय ये जो कक्षस्थ कलिका या अग्रस्थ कलिका का रूपांतरण किसमें हो जाता है? पुष्प कलिका में हो जाता है, उस समय इसकी जो पर्व संधिया होती है वो एक दूसरे के पास में आ जाती है, यानी संघनित हो जाती है। और जिसके कारण यानी कि जो पुष्प व्रंत है उसके अंदर, जैसे अपन बात करते हैं, जैसे ये पुष्प व्रंत है, इसके अंदर ये जो पर्व संधिया होती है वो एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाते हैं। जैसे एक पर्व संधि हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई। इस प्रकार से पर्व संधिया एक दूसरे के पास में आने से क्या हो जाता है? पुष्पांग पुष्प व्रंत जो होता है वो संघनित हो जाता है। और इस पुष्प जो पर्व संधि है उस पर लगे होते हैं पुष्पांग, यानी कि पुष्प पत्र। एक पर्व संधि ये है तो इसके ऊपर एक पुष्प पत्र हो गया, ये दूसरी पर्व संधि पे पुष्प पत्र लग गया। इसी प्रकार से जैसे ये तीसरा पर्व संधि है, यहाँ पर ये तीसरा पुष्प पत्र लग गया। और इसी प्रकार से जो ये चौथी पर्व संधि है, यहाँ पर जो है चौथा पुष्प पत्र लग गया। तो इस प्रकार से ये जो है पर्व संधियों पर क्या लगे होते हैं? पुष्पांग लगे होते हैं। तो इसको कहते हैं बीजाणु पर्ण। क्या कहलाती है ये? बीजाणु पर्ण। बीजाणुपर्ण, ये जो दो बीजाणुपर्ण है जो बंदी होती है। कैसी होती है? बंदी है। और ये जो दो पुष्पपर्ण बीजाणुपर्ण जो होती है ये उर्वर होती है। ये क्या है? बाह्य
दल पुंज। ये क्या है? दल पुंज। ये क्या है? उमंग। ये क्या है? जाया। तो इस तरह से चार इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? लघु बीजाणु पर्ण पाए जाते हैं। चार लघु बीजाणु पर्ण है, ठीक है, ये चारों लघु बीजाणु पर्ण है। और ये पुष्प जो है इन चारों लघु बीजाणु बीजाणु पर्णों को धारण करके रखती है। बीजाणु पर्ण को क्या करती है? धारण करके रखती है। इसलिए इस पुष्प को कहते हैं बीजाणु पर्णधारी। पुष्प को क्या कहते हैं? बीजाणु पर्णधारी। इसमें क्या? क्योंकि ये क्या है? पुष्प पत्र होते हैं। ये पुष्प पत्र इसके ऊपर लगे हुए होते हैं, जिसमें दो पुष्प पत्र ऐसे होते हैं जो बंधे होते हैं, यानी कि जनन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, और दो पुष्प पत्र ऐसे होते हैं जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। इसमें जो दोनों उर्वर जो होते हैं, ये उमंग जो होता है, ये पुष्प का नर जनन भाग होता है। क्या होता है? नर जननांग। और जो जायन भाग होता है, ये पुष्प का क्या होता है? मादा जननांग। तो इस प्रकार से जब आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन होता है तो ये दो जननांग क्या करते हैं? भाग लेते हैं, जो हम पहले ही टॉपिक में पढ़ा था, ठीक है। एक तो मादा जननांग और एक नर जननांग। इसमें तो बनेगा गुरु बीजाणु। मादा जननांग में क्या बनेगा? गुरु बीजाणु। और नर जननांग में क्या बनेगा? लघु बीजाणु। तो इस प्रकार से ये दो युग्मकों का निर्माण होगा, और फिर इसमें दोनों में संलयन होगा, और संलयन की क्रिया के द्वारा जो है युग्मनज बनेगा, और फिर उससे नए पादप का निर्माण होगा। तो ये अपन बात करेंगे आगे कि पहले हम बात करेंगे नर भाग, जननांग भाग की। तो देखिए, नर जननांग भाग की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात करेंगे नर युग्मकोद्भिद। क्या बात करेंगे? नर युग्मकोद्भिद की संरचना व विकास। तो देखिए, यहां पर अपन बात कर रहे हैं नर युग्मकोद्भिद। तो नर युग्मकोद्भिद के अंदर हम किस किस की बात करेंगे? एक तो बात करेंगे हम पुंकेसर, और दूसरी हम बात करेंगे लघु बीजाणु धानी। तो इन दो की हम इस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुंकेसर। कि पुंकेसर जो है, अपन ने कहा ये पुष्प का नर जननांग भाग होता है, जिसमें 3 संरचनाएं पाई जाती है। कितनी संरचनाएं पाई जाती है? 3 संरचनाएं पाई जाती है, जिसमें सबसे पहले जो संरचना होती है वो पतली धागेनुमा संरचना जो होती है, इसको हम कहते हैं पुतंतु। दूसरी संरचना जो होती है वो सिर्फ एक दो संरचनाओं को जोड़ने वाली संरचना होती है, जिसको संयोजी या योजी भी कहते हैं। और आगे घुंडीनुमा जो संरचना होती है, इसको हम कहते हैं परागकोश। तो इस प्रकार के बात करेंगे तो एक पुंकेसर के अंदर 3 संरचनाएं पाई जाती है, जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पुतंतु। क्या है? पुतंतु। दूसरी हम बात करेंगे संयोजी, यानी योजी भी कह सकते हैं, इसको संयोजी भी कह देंगे। और तीसरी संरचना होती है वो परागकोश। तो ये 3 संरचना जो होती है, तो तीनों संरचना के अंदर जब हम बात करेंगे सबसे पहले पुतंतु की। तो पुतंतु क्या है? तो पुतंतु एक पतली लंबी, ठीक है, पतले लंबे, ठीक है, धागे नुमा संरचना होती है।
दूसरी बात करेंगे कि ये जो है वो तंतु क्या करता है, वो तंतु जो है वो परागकोश को धारण करता है, परागकोश को धारण करता है। ठीक है, मुख्य बात यही है, कोई ज्यादा इसमें बड़ी बात नहीं है। दूसरी हम बात करेंगे योजी। योजी जो है वो क्या होता है, तो देखिए ये तो हो गया पुतंतु, यहाँ से लंबी परिधि, और ये है योजी जो दो इकाइयों को यानी कि परागकोश और पुतंतु को जोड़ने का काम करती है। तो ये कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इसमें सिर्फ ये कहेंगे यह संरचना पुतंतु व परागकोश को जोड़ने का कार्य करती है। इसकी एक ही विशेषता है, कोई भी दूसरी विशेषता नहीं है। अब जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो है परागकोश। कि परागकोश की जब हम बात करेंगे तो पुंकेसर के अंदर एक गुंडीनुमा संरचना होती है जो पुतंतु पर लगी रहती है। अब हम बात करेंगे कि जब इसका अपन अनुप्रस्थ काट काटते हैं पुंकेसर का यानी कि परागकोश का, तो उसके अंदर क्या होता है, दो पाली दिखाई देती है। यानी कि परागकोश में दो पालियां होती है। कितनी पाली होती है, दो पालियां। और एक पाली के अंदर एक पाली में दो कोष्ठ, कितना, दो कोष्ठ पाए जाते हैं। अतः एक परागकोश में चार कोष्ठ पाए जाते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं, चार कोष्ठ। तो इस प्रकार से अपन ये बात कर रहे हैं इस परागकोश के अंदर कि चार कोष्ठ पाए जाते हैं। अब अपन जो बात करेंगे कि परागकोश की जो अपन ने कहा चार कोष्ठी होता है, लेकिन जो मालवेसी कुल होता है उसके अंदर परागकोश क्या होता है, एक पाली होती है। कितनी पाली होती है, एक। तो उसमें जब एक पाली होती है तो उसमें जो कोष्ठ होते हैं वो कितने होंगे, दो होंगे। तो जैसे अपन बात करते हैं चार कोष्ठीय की, चार कोष्ठीय परागकोश की, तो उसकी संरचना जो होती है वो इस प्रकार की होती है। तो ये तो क्या है, योजी। ठीक है, ये क्या है, योजी। ये क्या है, एक पाली, और ये दो वाली दूसरी पाली। ये क्या है, कोष्ठ। और इस कोष्ठ के अंदर क्या होते हैं, लघु बीजाणु। ये है लघु बीजाणु। और यदि अपन मालवेसी कुल के अंदर बात करेंगे तो क्या होती है, परागकोश दो कोष्ठीय होता है। तो इसके अंदर जो संरचना होती है वो इस प्रकार की पाई जाएगी। ये
एक कोष्ठीय एक पाली है जिसमें कितने होते हैं, सिर्फ 2 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। और इसमें जो है ये लघु बीजाणु होते हैं, ठीक है। ये है लघु बीजाणु। तो इस प्रकार से ये परागकोश की अपन बात कर रहे हैं। तो अब अपन बात करेंगे परागकोश के विकास की, कि परागकोश का विकास कैसे होता है। तो देखिए इधर ध्यान रखिए, जो जब परागकोश का जो विकास होता है तो जो परागकोश जो प्रारंभिक अवस्था में होता है वो एकल स्तरीय संरचना द्वारा घिरा रहता है। जैसे ये देखिए, इधर ध्यान रखिए, ये पतली चपटी कोशिकाएं होती है जिसके द्वारा जो है अंदर एक समजात कोशिकाओं के समूह को घेर के रखती है। इसे ध्यान रखिए, ये तो है बाह्य त्वचा, ठीक है। अपन क्या बात कर रहे हैं, परागकोश का विकास, ठीक है, यानी परिवर्धन। तो परागकोश का विकास परिवर्धन कैसे होता है, तो ये तो क्या है, एकल स्तरीय बाह्य त्वचा, यानी कि परागकोश प्रारंभिक अवस्था में एक बाह्य त्वचा द्वारा घिरी हुई संरचना होती है जिसमें समजात कोशिकाएं होती है। इस प्रकार से बहुत सारी क्या होती है, समजात कोशिकाओं का समूह होता है। और जिस समय परागकोश का विकास होता है उस समय इसके अंदर 4 स्थानों पर जो कोशिकाएं होती है वो आकार में वृद्धि कर लेती है और उन कोशिकाओं का जीवदर्य अधिक सघन हो जाता है, केंद्रक सुस्पष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से 4 स्थानों पर अपन बात करेंगे कि किस प्रकार से ये होता है। जैसे ये तो अपन ने बात की कि भाई अंदर की तरफ जो समजात कोशिकाएं होती है, देखिए ये क्या है, अधस्थ त्वचा, क्या है, अधस्थ त्वचा, ठीक है। अब क्या होता है, उसके 4 स्थानों पर, जैसे एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और यहाँ पर है। इन 4 स्थानों पे क्या होता है, एक कोशिकाएं आकार में क्या करेगी, वृद्धि करेगी, ठीक है। तो जैसे देखिए ये तो बाह्य त्वचा हो गई, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर जो कोशिकाएं जो होती है, जैसे ये वाली कोशिका है, ये कोशिका क्या आकार में बड़ी हो जाती है, यहाँ पर जैसे आकार में बड़ी हो जाती है, ये आकार में बड़ी हो जाती है, ये कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है। तो इसमें के अंदर क्या होगा, सुस्पष्ट होगा। और इस प्रकार की जो कोशिकाएं बनती है इन कोशिकाओं को कहते हैं परपशु कोशिकाएं। क्या कहते हैं, परपशु कोशिका। अब क्या होता है, इसका विकास जब आगे की तरफ बढ़ता है तो इन परपशु कोशिका के अंदर परिणत विभाजन होता है, परिणत कोशिका विभाजन। परिणत कोशिका विभाजन जब होगा तो देखिए इसमें जैसे ये बाह्य त्वचा है, अब इसकी जो कोशिका अपन ने बात कही, तो ये कोशिका क्या करेगी, एक कोशिका के अंदर विभाजन होंगे तो 2 कोशिका बनेगी, क्या बनेगी, 2 कोशिकाएं। तो 2 कोशिका जब बनती है तो बाहर वाली जो कोशिका होती है इसको तो कहते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और जो अंदर वाली जो कोशिका होती है इसको कहते हैं प्राथमिक बीजाणु, बीजाणु जन
कोशिका। तो इस प्रकार से ये 2 कोशिकाएं बनती है। अब इस प्राथमिक भित्ति कोशिका के अंदर बार बार कोशिका विभाजन होगा और अपनत और परिणत इस प्रकार के विभाजन होंगे, जिससे 2 से 4 स्तर इसमें निर्मित होंगे और आगे जाकर के ये बनाएगी प्राग कोश भित्ति। ठीक है ना, प्राग कोश भित्ति का निर्माण करेगी और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं के अंदर समसूत्री विभाजन द्वारा, किसके द्वारा? समसूत्री विभाजन द्वारा ये निर्माण करेगी किसका? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। किसका निर्माण करेगी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका का। तो इस प्रकार से ये क्या होता है? प्रागकोश का परिवर्तन होता है। अब अपन बात करेंगे सबसे पहले कि प्राथमिक भित्ति कोशिका से प्रागकोश भित्ति का निर्माण। तो देखिए, प्रागकोश भित्ति की जब हम बात करते हैं